दे, देखिए इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 6,500 मेगावाट्स का है। और हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी। अगर आपको याद हो तो हुकूमती जो मुशीर और वजीर है उनका ये दावा था कि जी बहुत ज्यादा कैपेसिटी बना दी है, इतनी जरूरत नहीं थी, वेस्ट हुआ है, ये हुआ है, और हमारे पास बहुत ज्यादा। लेकिन जब जरूरत पड़ी है, जब गर्मी का तूफान, आप क्लाइमेट चेंज का हवाला कर रही हैं, तो उस वक्त आपके पास बिजली नहीं है। सोलंकी साहब ने मजीद मिसमैनेजमेंट का जो हवाला दिया कि एलएनजी, ये पावर हाउसेस जो हैं, जो बिजली पैदा करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये तेल या गैस से चलते हैं। और इसके लिए आपको गैस जो है बाहर से एलएनजी मंगवानी पड़ती है। वो आती है और वो जाकर बिजली पैदा करती है, वो आगे उसकी तरसील होती है। इस वक्त वो पूरा निज़ाम जो है वो एक तो वो डिसरप्ट हुआ है, और साथ में तरबेला डैम के ऊपर जो कहा जा रहा है कि हाइड्रो जनरेशन में 3,500 जो 3,500 से कम 3,300 मेगावाट जो है वो कम है तरबेला डैम डैम की वजह से। ये सारे आज की न्यूज अखबार में और जियो.टीवी के ऊपर इसकी आदादो शुमार जो है वो आए हैं। मगर चूंकि जियाउद्दीन साहब अब हमारे साथ आ गए हैं, जियाउद्दीन साहब हम लोड शेडिंग पर बात कर रहे थे, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जो 3-4 इश्यूज हैं, ये जनरेशन की कैपेसिटी, सर्कुलर डेट का हवाला दिया फौजिया ने, और ये जो ओवरऑल जो मिसमैनेजमेंट होती है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली हर गर्मी में ये हो जाता है, सैलाब में पानी आ जाता है। थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और नहीं, बात तो सही है, हमारे पास जनरेशन तो एक्सेस में है। बड़ी एक्सपेंसिव है वैसे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो हो गया है, वो पिछली हुकूमतों के साथ भी यही हुआ था। जनरेशन तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वही पुराना सिस्टम है जो लोड उठा नहीं सकता, और वो उसको चेंज भी नहीं किया है ना। इस हुकूमत को चाहिए था कि इनको 3 साल मिले थे, इनके पास काफी मकदार में कैपेसिटी थी, एनर्जी पावर था इनके पास, एक्सेस में था। और इन्हें प्लान करना चाहिए था कि जब पीक आवर्स आएंगे हमारे, तो उन पीक आवर्स में हम सप्लाई करनी पड़ेगी हमको। और उस सप्लाई के लिए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिस्टम, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैन इट टेक इट, ये मेरे ख्याल से इन्होंने प्लान नहीं किया। और उसी की वजह से जो इस वक्त जो हमारी परेशानी हो रही है, वो मेन रीजन यही है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ना, हमारे पास है नहीं उतना जो लोड उठा सके। अदरवाइज एक्सेस, हाँ, ये और एक भी मसला है, शायद उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन इसलिए नहीं लगाई हो कि ज्यादा खर्चा होगा पावर का। इससे इसका मतलब ये होगा कि एक तो एक्सपेंसिव है, और शायद हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और हमारा सर्कुलर डेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके जहन में ये वजह हो सकती है कि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइंस जो है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को इम्प्रूव नहीं किया। जी, दुरुस्त दुरुस्त बिल्कुल। और ये मैं मुजम्मिल साहब आप ये बताइए कि इसकी बिजली जब कम होती है, लोड शेडिंग होती है, तो इसकी फिर अवाम में क्या असर होता है? हमने देखा है माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो थी 2008 से 2013, जब इलेक्शन का वक्त आया तो सबसे बड़ा जो चार्ज शीट पे नंबर 1 आइटम था वो लोड शेडिंग था। और यही चीज नवाज शरीफ ने अपनी सियासी कैंपेन में एक्सप्लॉइट की। उनका बुनियादी नारा जो था वो रोशनी लाएंगे और पता नहीं क्या जो गाने वाने बनाए थे, और उसी की बेसिस पर उन्होंने पंजाब में स्वीप किया। ये एक इतना बड़ा क्राइसिस होता है कि इसको इस्लामाबाद में बैठे हमारे हुक्मरान बड़े बड़े पलिशल दफ्तरों और घरों में ये भूल जाते हैं कि बिजली की तरसील, बिजली की सप्लाई जो है वो पूरी मईशत, कारोबारी जिंदगी और आवाम की जो एवरीडे लाइफ से मुंसलिक होती है। मुजम्मिल साहब इस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इकोनॉमिक सर्वे पे बढ़ते हैं। देखिए, हर वो चीज जो आम आदमी को डायरेक्ट हिट करती है। देखिए, जो लाइट है ना, ये इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स ड्यू टू लाइट कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नेट चल रहा है, लाइट मौजूद है, मैंने इंटरनेट ऑन किया है, मैंने लैपटॉप ऑन किया है। अगर हम कहें छोटे से पंचर की दुकान वाला आदमी, छोटे से छोटी जो दुकान है, जो रेडी वाला भी है या जो और खोखे वाला भी है, उसके पास लाइट कनेक्शन जरूर किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है, चाहे पंखे के लिए, चाहे और किसी चीज के लिए। तो जो चीज अवाम को डायरेक्ट इफेक्ट करती है ना, उसका उसका गुस्सा भी अवाम की तरफ से डायरेक्ट आता है, उसमें बफर जोन नहीं होता।
आप ये बात समझे, मतलब कुछ चीजें हैं जिनके दरमियान बफर जोन होता है कि वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो कॉमन मैन उस तरह नहीं होता। जैसे आप कहें जी आप डॉलर अगर महंगा कर लें और रुपए की कदर कम कर लें, तो हो सकता है 70% पाकिस्तानियों को उसका इफेक्ट ना आता हो, क्योंकि उनके डॉलर से कोई इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, उनको बाहर से पैसे नहीं आ रहे हैं, या वो बाहर पैसे नहीं भेज रहे हैं, या वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर आदमी की पहुंच में, हर आदमी के लिए जरूरी है। जब आप उन पर हिट करते हैं तो फिर उसका बैकलैश भी डायरेक्ट है। लाइट उनमें से एक है। मतलब आप जी, बात समझे, मतलब मैं कई सी जगह समझता हूँ कि अद्वियात का भी, उसका हेल्थ केयर का भी इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो बीमार होता है उसी को जाके पता लगता है ना कि दवाई महंगी हो गई है या अस्पताल ठीक नहीं है। लेकिन ये तो हर आदमी को, सेहतमंद आदमी को भी, मतलब मेरी बेटी अगर आज कॉलेज गई है और वहां लाइट नहीं थी और उसने 4 पीरियड बगैर लाइट के पढ़ा है, तो वो भी घर आके कह रही थी कि इट्स इम्पॉसिबल, घर का मसला है, दुकान का मसला है, दफ्तर का मसला है, तो लोग ये हम इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते अब इस बिजली के बगैर। जी, निज़ाम बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो गुज़िश्ता करप्ट हुकूमत ने, जो बहुत करप्ट हुकूमत थी पिछली, और जिन्होंने बहुत गलत बिजली के मंसूबे लगाए और नहीं लगाने चाहिए थे, चाहे 20 घंटे हो जाती है लोड शेडिंग, बहरहाल गलत मंसूबे तो नहीं लगाने चाहिए थे। और मुशर्रफ साहब पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते रहे सिविल न्यूक्लियर के लिए, उन्हें कोई नहीं दे रहा था। और वो 12-14 घंटे की लोड शेडिंग इसीलिए पहुंची ना कि मुशर्रफ साहब ने 10 साल में 1 मेगावाट नहीं लगाया था, और जी, सारा कुछ आके फिर पीपल पार्टी पे पड़ गया। हम पीपल पार्टी को कसूरवार तो बहुत ठहराते हैं, लेकिन पीपल पार्टी ने वो बोझ तो मुशर्रफ का उठाया था ना आकर। दुरुस्त, दुरुस्त। कोई पीपल पार्टी के दौर में तो बिजली की कमी नहीं पैदा हुई थी, तो उस 10 साल में कुछ नहीं हो। हाँ, जी, पीपल पार्टी तो उसे मैनेज नहीं कर सकी, तो इन्होंने कहा था कि ये जो बिजली है ये सूबों को दे दें, सूबे अपनी बिजली लें, आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्को सूबों को दे दें, रिकवरी सूबों को दे दें। आप सिर्फ बिजली पैदा करें और सूबों को देते जाएं उनकी जरूरत के मुताबिक। जो सूबा अपने बिल रिकवर कर ले मर्जी, नहीं तो अपने फंड, अपने पैसों में से डिविजिबल पूल में से डाले बिजली में। बिल्कुल, अगर पंजाब जो है वो टोबा टेक्सिंग से बिल नहीं वसूल कर पा रहा, तो पंजाब उसकी सब्सिडी डाले। आगे सूबे खुद ही उसे मजीद नीचे डिवॉल्व करेंगे अपनी जरूरत के तहत, जब एक पैसा उसमें जा रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार को अब इससे या प्राइवेटाइज करे या सूबों को दे, ये चला ही नहीं सकेंगे इस तरह। बहरहाल वो ट्रांसमिशन की तो बात उन्होंने कर दी थी ज़ियाउद्दीन साहब ने कि ये बच्चों की हम्म, देखिए ये इमेजेस जो बच्चे स्कूलों में बेहोश हुए हैं उन पे जो हम्म। गुजरी है कल और आज इंतहाई इधर सख्त घरों गर्मी में भी, और घरों में भी ज़ाहिर-सी बात है। जिन घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं, जिन घरों में मेरा मतलब बच्चे ये मौजूद हैं, ये शुक्र और करें कि कोविड जो है उसकी जो लहर है वो जरा थमी है। आप नीचे हैं। अंदाजा करें कि बिजली ना हो और आपको हम्म, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को देना हो और जो है वो हम्म, पंखा भी ना चल रहा हो, तो आप अंदाजा करें कि लोगों ये अल्लाह का शुक्र करें कि जो है वो जरा ये लहर जो है वो जरा थोड़ी सी नीचे नीचे आई है। लेकिन बिल्कुल। रजा हम मेरे ख्याल में जी, हम आगे बढ़ते हैं। मईशत की तरफ वापस आए। आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने जो है वो बड़ी एक रोजी पिक्चर जो है वो पेश की और बताया कि जी क्योंकि हमारी जो सनत और सर्विसेज सेक्टर जो है उसने हैरत अंगेज जो है वो छलांग लगाई है, तो हम तकरीबन 4% जीडीपी पे जा रहे हैं और अगले साल हम और मजीद कमाल करेंगे। और उन्होंने तरदीद भी फरमा दी कि नहीं नहीं, वो जो फाइनेंशियल टाइम्स में उनको एट्रीब्यूट करके उनका हवाला देकर जो खबर छापी गई है कि क्योंकि हमारा सिक्योरिटी पे अमेरिका के साथ डायलॉग चल रहा है और अफगानिस्तान के हवाले से हमारे लिए एक नया कोने का प्लाट जो है वो निकल आया है, तो हम हमारे साथ जो है वो अब अमेरिका को हम कोशिश करेंगे कि जी वो आईएमएफ पे अपना कोई हाथ डाले और हमारा जो उन्होंने एतराज लगाया हुआ है ज्यादा टैक्स लगाने और टैरिफ का वो मान लेंगे। तो ये हम ज़ियाउद्दीन साहब से ही पूछें कि जी ये फिर हमें हमारे लिए कोई विंडफॉल खुलेगी, कोई हमारी लॉटरी निकलने वाली है, हो क्या रहा है ज़ियाउद्दीन साहब? ज़ियाउद्दीन साहब आप ज़रा वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये हाँ, अब ठीक है। सही बात है। असल में मुर्तज़ा मैंने तो तकरीबन ये मेरा 50 फिफ 50th इकोनॉमिक सर्वे है जो मैं पढ़ रहा हूँ।
और इसमें कोई लैंग्वेज में और क्लेम्स में कोई फर्क नहीं है। It is almost the same. Every economic survey has जो कहते हैं कि क्लेम्स उनके यही रहे हैं, और आगे आने वाले जो सिचुएशन है उसकी रोजी पिक्चर भी उन्होंने हर इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 4% ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट 4% का मतलब ये हुआ कि इसको ये अफेक्ट करेगा ओनली 4% ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी की 96% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस किस्म की ग्रोथ रेट से, अगर ये मान भी लिया जाए कि हाँ वाकई इतनी ग्रोथ रेट हुई है। और वो तो खैर आपने सुना ही होगा उस लाइज एंड डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, और पिकनिक के मुतालिक भी लोग कहते हैं ना कि व्हाट इट शोज इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इट हाइड्स इज वेरी वाइटल। तो ये जो सर्वेज वगैरह की, खासकर पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, वो उसमें उनकी खुद की अप्रोच जो है टुवर्ड्स कलेक्टिंग दीज डेटा जो है ना, वो टोटली अनसाइंटिफिक है। और ये तकरीबन रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करते हैं हर किस्म की मैंने डेटा कलेक्शन में, और वो फिर अपने ख्वाहिश के मुताबिक, अच्छा ये है लाइन मिनिस्ट्री, ये इंडिपेंडेंट डिवीजन भी नहीं है, ये लाइन मिनिस्ट्री है। इससे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की थी, अब हो गई है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री की। और प्लानिंग मिनिस्ट्री भी इसको पपट की तरह से इस्तेमाल करती है, जो उन्हें चाहिए उस किस्म के फिगर्स उनसे लेते हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये कैसे हो गया, जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, वो अगर माइनस में जा रही थी, इट वाज राउंड अबाउट 16 माइनस पिछले साल, तो उसमें अगर 1% की भी ग्रोथ होगी तो दैट विल बी 100%। तो ये जो वी शेप की जो दिखा रहे हैं वो ग्रोथ रेट इंडस्ट्री में, वो बात सही है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें एक जो हमें जो फायदा हुआ है, या तो अल्लाह मियां की मेहरबानी है कि जो कोविड-19 है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में रिलेटिवली बहुत ही कम हुआ है। यानी इवन इवन सिटीज में भी आप देखें, सिवाय कराची के कोई और सिटी पाकिस्तान की जो है ना इतनी ज्यादा परेशान नहीं है जितनी कराची सिटी है। और लेकिन जहां तक रूरल एरिया का ताल्लुक है, बाई एंड लार्ज, वैसे तो हमें इंफॉर्मेशन तो कोई ऐसी मिलती नहीं है सॉलिड, बाई एंड लार्ज वो इट हैड रिमेन फ्री ऑफ कोविड-19 और इसी वजह से आपकी एग्रीकल्चर जो है ना वो सही हो गई है। और ये एग्रीकल्चर भी अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ग्रोथ रेट जो कुछ भी दिखा रही है ये सस्टेनेबल नहीं। ये एक साल के अंदर अंदर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी स्लिपेज हो जाए, तो ये वी विल गो बैक टू द स्क्वायर वन। जी। तो ये कोई मैंने सस्टेनेबल बनाने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको हमने रोका नहीं है। ये दूसरी तरफ ये है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्या है नहीं कोई। जो लिस्ट आप देखें एक्सपोर्टेबल सरप्लस की, ये वही है जो आज से 40 साल पहले थी। इसमें कोई चेंज, वैल्यू एडिशन जो है इनमें कोई है नहीं, सही। मिनिमम मिनिमम वैल्यू एडिशन है। और इससे पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टिंग कंट्री, यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, पाकिस्तान इज इम्पोर्टिंग कंट्री और डोल डिपेंडेंट कंट्री है। और ये कच्चा फायदा हो गया हमें इसमें, इस वजह से हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से कि हमें रेमिटेंसेस जो है बैंकिंग के जरिए आने लगे। पैसे तो इतने बिल्कुल। पहले भी आते थे हमें, लेकिन ज्यादातर हुंडी के जरिए आते थे। पार्ट ऑफ इट इज कम थ्रू हुंडी। तो अब हमें स्टेट बैंक को पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि हुंडी सिस्टम वगैरह सप्रेस हो गया है, बैंकिंग सिस्टम से पैसे आ रहे हैं। दिस इज वन एडवांटेज वी हैव। तो ये एक तो रेमिटेंसेस की वजह से, दूसरा रूरल एरिया रिमेन बाय एंड लार्ज फ्री फ्रॉम कोविड, वहां पर अच्छी खासी पैदावार जो कुछ भी हुई है अच्छी खासी हो गई है। ये दोनों मिलकर जो है ना, ये जो 4% ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रिकल डाउन, क्योंकि वो हमारा जो अरेंजमेंट है आईएमएफ के साथ, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वॉशिंगटन कंसेंसस, वो है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिकल डाउन। लेकिन ट्रिकल डाउन जो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने के लिए वी हैव टू ग्रो एटलीस्ट बाई 10% ग्रोथ रेट हो कंसिस्टेंटली फॉर 10 years, तब कहीं जाके हमारी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना वो आपको
पता चलेगा। अदरवाइज ये 4% से, इवन 6% से भी कुछ नहीं होगा। और 6% की ग्रोथ रेट जब भी हुई है हमारे यहाँ, जिया के जमाने में हुई है, मुशर्रफ के जमाने में हुई है, ये दोनों दफा जो है वो इट इज रिलेटेड टू द अफगान वॉर्स। अफगान वार के सिलसिले में जो बाउंटीज मिले हैं, दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इनटू द ग्रोथ रेट्स। क्योंकि स्ट्रक्चरली जो है ना, हम ना हमारी एजुकेशन पे हमने कोई नेशन, किसी भी कौम का कोई टारगेट कि भी हम क्या बनना चाहते हैं, हमें आज तक नहीं पता। वी लिव फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। तो इसकी वजह से हम ये भी नहीं जानते कि भी चलो बल्ज, यूथ बल्ज तो हमारा अच्छा खासा है, लेकिन हमने कोई स्किल, उसको कौन सी स्किल देंगे, उसको क्या पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ से टोटल नेग्लेक्ट है। हेल्थ कवर नहीं है, एजुकेशन कवर नहीं है, यानी ट्रांसपोर्ट तक जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑलवेज इन द पब्लिक सेक्टर। तो जी, हमने, तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये मुझे सस्टेनेबल नजर नहीं लेकिन ज़ियाउद्दीन साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सस्टेनेबिलिटी का एक तो मसला है, और दूसरा ये है कि ये क्या ये अवाम को इसका फायदा पहुंचेगा, बराह रास्त ट्रिकल डाउन नीचे तक इसके समरात आम आदमी को मिलेंगे, वो उस पर भी सवाल है। मगर इसमें कुछ एक बहुत जो होशरुबा चीज है वो ये है कि टारगेट जो है, मसलन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसका टारगेट बहुत कम रखा गया था जो हालात थे पिछले साल, और वो कहीं टारगेट से कहीं ज्यादा अचीव हुआ है, 3.5-4% के करीब। सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, खैर वो तो दुनिया भर में, चूंकि कोविड में सर्विस सेक्टर जो है वो आगे बढ़ा है। लेकिन ये हैरानकुन बात लगती है कि ऐसी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग हुई है पाकिस्तान में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, नए कारखाने लगे हों या नई फैक्ट्रियां लगी हों। ये इस तरह के सवालात तो उठते हैं, जाहिर बात है, अगर आप इसको नहीं। इन आदादो शुमार को जरा टिटोलें और देखें इनके पीछे। ये नई नई तो नई कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बड़ी नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, जो आइडल थी, उसको इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर है कि टेक्सटाइल इज द ओनली थिंग, और वो भी कॉटन को हमने इंपोर्ट किया। जी, यानी ये भी एक मजाक देख लें आप कि हम वी बीइंग ए कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी आज के दिन हमने कॉटन इंपोर्ट करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने तरक्की दी है। तो कॉटन टेक्सटाइल इज द ओनली इंडस्ट्री विच, जियाउद्दीन साहब, 13 मिलियन जो कॉटन बेल्स थी, उसके टारगेट पे पिछले 1-2 सालों से 6-7 मिलियन बेल्स पे हम जा रहे हैं। और ऑटोमोबाइल जो है, गाड़ियों और उनकी जो पैदावार है वो भी बड़ी है। इसका बार बार जिक्र भी करते रहे हफीज शेख साहब, भी जिक्र करते रहे, गवर्नमेंट भी करती रही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ियां कौन खरीद कौन खरीदता है? रहा है? वो खरीद जी, कौन रहा है? जी, यही बात है अमीर कि ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं। दरुस्त दरुस्त। लोग जो है वो अपनी दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं, अपनी सब्जियां फल नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बहरहाल ये गाड़ियों का मसला ये जी, जी मेरे जाहिद ख्याल साहब। से इसमें जो आपने सब जो जी हफीज प्लीज। शेख का जिक्र किया है, तो ये जो तरक्की हुई है, ये हफीज शेख मस्ट बीन देयर ऑल इन 3 इयर्स। हफीज शेख जो है वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज द कैप्टन। तो उसको तो निकाल दिया जिसने जिसने जिस जिसने ये तरक्की करवाई है, और एक नए आदमी को लेकर आ गए। यानी ये भी समझ, ये पजल भी मेरे समझ में नहीं आया है कि जिस शख्स ने ये 4% की ग्रोथ रेट दिखाई है, बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर, बीइंग द कैप्टन ऑफ द इकोनॉमिक टीम, ये उसकी क्रेडिट में जाता है। लेकिन जैसे ही उसने 4% ग्रोथ रेट अचीव किया, जस्ट बिकॉज ही लॉस्ट एन इलेक्शन, उसको आपने निकाल दिया और एक बैंकर को लेकर आ गए। अभी ये भी समझ में नहीं आया कि इसकी लॉजिक क्या है कि इस वक्त जबकि सिर्फ 2 साल रह जाते हैं आपके, तो आप एक चौथा फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आ गए। करना क्या चाहते हैं उसके साथ वो? अच्छा, उन्होंने पहले तो कह दिया कि इट वाज ए टोटल डिजास्टर। उस 3 साल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यानी ये तो मैंने खुद सुना है अपने कानों से। एक मैंने टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था। वो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू नहीं, मैं तो खुद इन्होंने खुद कहा था ये किसी इंटरव्यू में टीवी के। अच्छा, अब ये बड़ी रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर जो है ना वो 5% की ग्रोथ ले जाएंगे। अब ये जरा सोचें आप कि जो कंट्री 4% की इस दफा ग्रोथ कर रही है, वो बेस तो बढ़ गया ना। उस बेस पे आप 1% भी ग्रोथ के लिए यू हैव टू पुट द इकोनॉमी ऑन फायर।
आपको तो मैसिव किस्म की जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी to get the wheels of the industry moving. You have to invest massively to get extra 1% growth rate, 5% ले जाने के लिए। और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो वही है पुरानी, मैंने बांग्लादेश को भी हमने पीछे छोड़ दिया, हम बहुत आगे निकल गए पॉपुलेशन में। तो ये तो जैसा कि मैंने कहा स्ट्रक्चरली जो है ना आप वहीं पर फंसे हुए हैं, 1950s और 70s में फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही फौजिया कुछ कहना चाह रही थी। जी फौजिया, आप म्यूटेड है फौजिया साहिबा जी। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना फौजिया चाह म्यूटेड है जी, मैं खोल लिया सर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो जया भाई ने बात की ना उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ का है। सस्टेनेबिलिटी, आप इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों इकट्ठी चलानी पड़ेगी। पॉपुलेशन में हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारा यूथ बल्ज कितना बढ़ रहा है। जो टाइम था हमें यूथ बल्ज का, या डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं, उसको कैपिटलाइज करने का, वो हमने नहीं किया। हमें तालीम की तरफ तवज्जो नहीं रही, हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ गए, हमने हेल्थ का डिजास्टर भी देख लिया, और अब उसके साथ साथ और जो कबाहतें हैं वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बढ़ रही है, जिसका प्लानिंग में कोई जिक्र नहीं है। तो हम कैसे सस्टेन करेंगे ना, कहाँ से वो हम दिमाग लाएंगे जो करेंगे? क्या हम सारे अनस्किल्ड वर्कर्स के ऊपर कर लेंगे, या गाड़ियां बना लेंगे, हम सारे डब्बे बन जाएंगे? क्या देखिए बिल्कुल फौजिया, आपने सही कहा, ह्यूमन कैपिटल की अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने तालीम का हवाला दिया कि मईशत के बढ़ावे के लिए तालीम और स्किल्स कितने अहम हैं। ये जो मुल्कों ने तरक्की की है, जनूब मशरकी एशिया के ममालिक हों, मलेशिया है या थाईलैंड है, सिंगापुर है, जनूबी कोरिया है, चीन है, इन्होंने अपनी भरपूर तवानाइयाँ और वसाइल जो हैं वो तालीम और टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग पर दी हैं, ताकि जो लेबर है वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड पैदा हो और वो आला किस्म की चीजें बना के मुल्क में और मुल्क से बाहर बेचे। हमारे यहाँ उससे बिल्कुल बरक्स है। हमारे यहाँ बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर का एक जम्मे गफीर जो है वो हर साल मार्केट में दाखिल होता है। 2 से 3 लाख जो है बच्चे वो आते हैं नौकरियों की तलाश में, नौकरियां हैं नहीं। और ये जो एक इलीटिस्ट किस्म की ग्रोथ होती है कि गाड़ियों की तरसील में, मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया, या ज़र मुबादला आ गया, आज आया कल नहीं आया, ये सारी हवाई बातें होती हैं। और उसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब ये बताइए पाकिस्तान में कौन आज मकान या दुकान या प्लाजा खरीद सकता है? मुजम्मिल साहब भी खरीद सकते हैं, इन जैसे साहिब हैसियत लोग। बाकी तो पाकिस्तान में 90% लेकिन ज़ियाउद्दीन, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो वेजेस की जो तफसीलात आई हैं, तो उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है जी, रियल एस्टेट जो टाइकून्स है उनका फायदा हो गया होगा, उनकी टैक्स एमनेस्टी होगी, उनका काला धन जो है वो सफेद हो गया, लेकिन जो लोग हैं उनका तो कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे 2 फायदे हो सकते थे अगर ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती, और दूसरा ये कि लो कॉस्ट हाउसिंग बनते आम आदमी के लिए। ये 2 चीजें नहीं हुई है। यानी जो कंस्ट्रक्शन जो बड़ा जो बिल्डर है वो ही हैज रिफ्यूज्ड रजिस्टरिंग दिस पीपल, क्योंकि उसको पता है कि मैंने रजिस्टर कर लिया इनको तो मेरे पैसे ज्यादा पड़ जाएंगे इनको देने के लिए। और दूसरा हाउसिंग, छोटे घर के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यही कहा था ना कि छोटे घरों का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके तो कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना एज सच से डेड इन्वेस्टमेंट। जिस तरह गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से हाउसिंग की भी डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे कोई चीज ग्रो नहीं करती है। आप 5-5, 6-6 कमरों के विलास बना लें, वहां कोई रहता भी नहीं कुछ है। ज्यादातर उनकी जो माँ बाप जो हैं वो रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर नौकरियां करते हैं, वो पैसे बेचते हैं, उससे बड़े बड़े विलास बना लेते हैं, उसका कोई मकसद नहीं होता, कोई उसमें लोग रहते भी नहीं है। तो ये और खासकर ये जो कंस्ट्रक्शन खारियां एक की तहसील है ज़ियाउद्दीन साहब, खारियां एक तहसील है पंजाब की, जहां पर एक 2 या 3 गांव से हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में अब नॉर्वे में मुकीम है पाकिस्तानी। वो यहाँ पैसे बेचते हैं, बड़े बड़े बंगले और शानदार महल बने हुए हैं, उनमें कोई रहता नहीं है।
वो आते हैं कभी साल 2 साल के बाद, कुछ हफ्तों के लिए खोल कर अपने दिखावे के लिए वो बना चुके हैं। तो ये बिल्कुल वक्ती लेबर शायद मिल जाती है वक्ती तौर और पे। ये ब्लैक करप्शन के पैसे भी जो है ना ज्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं, जमीनें खरीदते हैं, हाइपर प्राइसिंग होती है उनकी, फिर घरों के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सारे पैसे करप्शन के पैसे भी जाके वहां पर उन्हें उसी में इन्वेस्ट होते हैं। जी, बस एक अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की है, वो जो बड़ी सी स्कीम उन्होंने सस्ते कर्जों की दी है हाउसिंग के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, वो मेरे ख्याल से वो जो उनकी है एक ख्वाहिश बहुत सारे घर देने रजा, जो फोरक्लोजर जो लॉज बन रहे हैं मॉर्गेज के हवाले से, जब मिडिल और अपर मिडिल क्लास के वो लोग जो कि मॉर्गेज से किसी तरह से कर्जा लेके उन्होंने घर बना लिया, जिस तरह की इकोनॉमी है हमारी और जिस तरह की सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, उसके बाद जब बैंक इनसे घर छीनने के लिए आएंगे ना, तो उस वक्त उसके जो सोशल जो एक्सप्लोजन होगा, अभी वो आपने देखा नहीं है। अमेरिका चलिए में तो ये बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ जिस तरीके की वो बना रहे हैं, क्योंकि बैंक क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि फोरक्लोजर लॉज जो है वो आपके ठीक नहीं है। तो ठीक जब है, घरों पे बिल्कुल। कब्जे होंगे ना, लोगों को घरों से बेघर किया जाएगा ना, तो फिर आप बताना। मुझे भी इसीलिए घर बनाना है, ऑफटेक इसलिए नहीं मैं हो रही। सोरबद्दी साहब से हाँ जी, बिला सूद जी, कर्जा जी, लूँगा, तीस ज़ियाउद्दीन साल साहब। का। ये मैं कह रहा था कि ऑफटेक इस किस्म के लोन्स की ऑफटेक नहीं हो रही है। हम्म, ये बड़े बड़े इश्तहार तो आ रहे हैं, लेकिन कोई लोन लेने जा नहीं रहा है। यानी एक तो इस किस्म की जो ऑफर आई है आपको कंसेशनल लोन की, तो इसमें तो अब तक तो बैंक्स पे तो हवा बोल देना चाहिए लोगों को, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इस किस्म के जो, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि पिछली दफा गाड़ियों का हुआ हुआ था ना शौकत जी, अजीज के जमाने में, तो गाड़ियां कब्जे नहीं, जब पैसे नहीं दे पाए थे लोग, तो गाड़ियों को उन्होंने प्लीज़ करते थे। सड़क सड़क पे किया था। तो ये घरों का तो मसला और बड़ा खतरनाक हो जाएगा। फैमिलीज कहाँ जाएंगी अगर वो फोरक्लोजर लॉज अप्लाई होंगे। तो तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, तो मेरे ख़्याल से हम अब हमारा वक़्त अब ख़त्म हो चला है और आप सबका शुक्रिया, ज़ियाउद्दीन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई पाकिस्तान की मईशत पे इकोनॉमिक सर्वे की रोशनी में। और नाज़रीन, आपसे कल इंशाल्लाह रात 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आपने सारी सियासत पे गुफ्तगू सुनी, मीडिया में जो कुछ हो रहा है, मीडिया की गैर ज़िम्मेदाराना जो बिहेवियर है मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसका भी ज़िक्र हुआ। और आज जो सियासत और मईशत का जो इस वक्त एक क्राइसिस है, उसके ऊपर भी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी यही कोशिश होती है कि आपके लिए रोज़ाना मालूमात भी लेकर आएँ और साथ में आपको वो एक मुतबादिल बयानिया भी दें, जो कि आपको टीवी की स्क्रीनों पे नहीं दिखाई देगा। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़ और शब ब खैर।